तो आज का जो टॉपिक है वो है फंजाई। तो इस वीडियो के द्वारा इसमें कई वीडियो आएंगे पार्ट में, जिसमें मैं आपको फंजाई और जो आपके सिलेबस में अलग अलग फंजाई हैं उनके बारे में भी मैं पूरा डिटेल में उनकी लाइफ साइकिल जो भी है, लाइफ साइकिल में हैबिटेट और जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें सीक्वेंस से आएंगी। तो ये मेरा फंजाई का पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैंने फंजाई के जो जनरल कैरेक्टर हैं उनके बारे में बताया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं जैसा हमेशा कहता भी हूँ कि जब भी आप मेरी क्लास कीजिए तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि नोट्स बेटा जो अपने आप बनाओगे वो बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। और ऐसे किसी बुक से या मतलब करके आप रीड कर लेंगे तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहते। मेरे पास एक मैं वीडियो भी लेके आ रहा हूँ जिसमें बहुत सारी जितनी टॉप क्लास की बुक हैं उनके बारे में भी रिव्यू करूँगा कि आप मार्केट से उनको ले सकते हैं। और उनमें भी कंटेंट उन्हीं बुक से, और मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है 16 ईयर का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारे नोट्स कंसाइज करता हूँ कि जो मेन पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं लेके आऊँ। और वो जो आप लाइनें लिखोगे एग्जाम में इफेक्टिव लाइनें, तो आपको मार्क्स 100% अच्छे मिलेंगे। यही मेरा एम रहता है, ठीक है। तो देखिए फंजाई क्या है, तो हिस्ट्री सबसे पहले देखते हैं कि जो फंजाई का टर्म है वो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस उन्होंने दिया था। फंजाई एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मशरूम, और फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। ये कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कि स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो ये दिमाग में रखिएगा आप लोग माइंड में। फादर ऑफ माइकोलॉजिस्ट पियर एंटोनियो माइचेली को कहा जाता है, जबकि एंटोन डी बेरी को मॉडर्न फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि फंजाई की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले टर्म किसने दिया था, मॉडर्न फादर कौन है फंजाई के। अब इसके बाद में फंजाई है क्या उसके बारे में आप लोग समझिएगा। एक्चुअल में जो फंगस या फफूंद हिंदी में बोलते हैं फंजाई, ये उन स्थानों पर ज़्यादा चीफली निकलते हैं मुख्य रूप से जहाँ पर थोड़ा सा नमी रहती है, वो इनका फेवरेट प्लेस है निकलने का। अच्छा, ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी इनको आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और ये सबसे डोमिनेंट इनके स्पोर होते हैं, मतलब इनके स्पोर यानी जो रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है जिनसे दोबारा जर्मिनेट होके बनते हैं, उनको ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो अगर फंगस इन्फेक्शन हो गया है किसी को तो बहुत ही केयर करने की ज़रूरत है। और अगर किसी चीज़ पर फंगस निकल भी आए हैं तो उन चीज़ों को आप यूज़ मत कीजिए, ठीक है। ये मैंने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको बताया। अब इनके जनरल कैरेक्टर को पॉइंट टू पॉइंट देखिए। पहला है जाता हैबिट एंड हैबिटेट। फंजाई लगभग सभी स्थानों पर जैसे एयर, वाटर और सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक। इनका ये चीफ प्लेस है। देखिए जब भी आप बेटा अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डिफाइन द जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई, अर्थात फंजाई के साधारण लक्षण के बारे में बताइए, तो फालतू की चीज़ें ना लिख के सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट को लिखिए जो एग्जामिनर चाहता है। और जो मेन, देखिए साइंस है ना, तो साइंस में इफेक्टिव पॉइंट ही लिखने चाहिए। फालतू की चीज़ें लिख देते हैं आप लोग, फिर आपके मन में आता है सर हम तो कॉपी में सब लिखा है, मार्क्स नहीं मिले। लेकिन मार्क्स क्यों नहीं मिलते, उसका रीज़न ये है कि जब तक आप टू द पॉइंट आंसर नहीं देंगे तब तक आपको आंसर मिलने के चांसेस कम रहते हैं। अगला पॉइंट है यह विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस पर ग्रो करते हैं, इस कारण यह विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप घरों में देखते हैं ये ब्रेड पर हो गए, अपनी बॉडी पर हो गए, ठीक है। प्लांट कुछ पौधे होते हैं उन पर भी ग्रो कर जाते हैं। तो अलग अलग सोर्सेस पर जहाँ पर ये ग्रो करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे इसमें से कुछ देखिएगा, मैंने सारी चीज़ें तो नहीं ली हैं लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं। जैसे कैप्रोफिलस फंगस का मतलब क्या होता है, जो फंगस सॉइल और काउ डग पर ग्रो करते हैं, ठीक है, गाय के गोबर पर। इंटोमोजीनस क्या होते हैं, जो इंसेक्ट पर ग्रो करते हैं फंगस, ठीक है। और ऐसे ही अलग अलग है, हमारी बॉडी पर भी फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। घरों में अक्सर फूड मटेरियल पर देखते होंगे। तो मैंने दो ये लिख दिए हैं क्योंकि कई अगर आप नोट्स में ये मेंटेन करेंगे और एग्ज़ाम के टाइम ये लिख देंगे तो मार्क्स थोड़े से ठीक मिल जाएंगे आपको।
अब बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, आपने हिस्ट्री देख ली, आपने ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लगभग सभी जगह पर होते हैं। अब इनकी बात आ जाती है प्लांट बॉडी में, और यहीं पर बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर प्लांट बॉडी क्या है, नहीं समझ में आ रही कैसे है। मैं बहुत ही ईज़ी और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद ही आप समझ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ कुछ चीज़ें ड्रा कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जब दुनिया में प्लांट आए, थोड़ा-सा लेक्चर को पूरा सुनिएगा तब समझ में आएगा, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट बता दूँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जब दुनिया में प्लांट आए तो कुछ प्लांट ऐसे आए जिन प्लांटों में रूट स्टेम लीफ नहीं था, यानी ना तो उनमें जड़ तना पत्ती, यानी रूट स्टेम उनमें था ही नहीं। तो ऐसे प्लांट बॉडी बेटा जो माइक्रोस्कोपिक थे, जिनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता था और जिनमें रूट स्टेम लीफ नहीं थे, ठीक है। ऐसे प्लांट को हम प्लांट बॉडी को बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं? थैलस। नीचे डायग्राम दिया, मैं भी दिखा नहीं रहा हूँ, अभी मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो जिन पॉइंट प्लांट बॉडी में ना रूट होगा, ना स्टेम होगा, ना लीफ होगा, ऐसी प्लांट बॉडी को हम लोग थैलस प्लांट बॉडी बोलते हैं, ठीक, थैलोइड प्लांट बॉडी। इस कैटेगरी में आपका एल्गी भी आता है, इस कैटेगरी में आपका लाइकेन भी आता है, इस कैटेगरी में आपका फंजाई भी आता है, और इस कैटेगरी में कुछ ब्रायोफाइट्स भी आते हैं। देखिए मेरी बात समझ लीजिएगा, 4 मैंने प्लांट ग्रुप आपको बता दिए हैं, लाइकेन, एल्गी, फंजाई और कुछ ब्रायोफाइटा। ओके, इनमें रूट स्टेम लीफ आप देख के बता नहीं सकते हो, लगेंगे रूट जैसे, लीफ जैसे, लेकिन वो एक्चुअल में ना ही रूट है, ना ही लीफ है, और ना ही स्टेम है, ठीक है। तो ऐसी प्लांट बॉडी को हम लोग थैलस या थैलोइड प्लांट बॉडी बोलते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके डायग्राम को आप देखिएगा। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा। ओके, देखिए इसमें मैंने पॉइंट भी ऐड किया है कि फंजाई की प्लांट बॉडी थैलाइड होती है, अर्थात प्लांट बॉडी रूट, स्टेम एवं लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है, यानी लीफ रूट स्टेम में बटी नहीं होती है। आप लेक्चर सुनते भी रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, डायग्राम भी बना लीजिएगा, डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो बेटा जो ये आपको प्लांट बॉडी दिख रही है, ये ऐसे नहीं दिखेगी, ठीक है। बहुत ये हर जगह बुक में मिलेगी, सब लोग बताते भी हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं बता, वो कहते थे ये प्लांट बॉडी है, आप समझ जाते हो सर ये ऐसा तो फंगस दिखता नहीं, क्योंकि जब आप ब्रेड पर देखोगे ना तो वो हल्के हल्के से सफ़ेद सफ़ेद से दिखते हैं ऐसे, ठीक है। एक्चुअल में इसको आप जब माइक्रोस्कोप पर देखोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप पर इस चीज़ को स्टडी करोगे, तब आपको ये ऐसी प्लांट बॉडी दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये है क्या, ये आपको यहाँ पर जो ये फिलामेंट जैसे दिख रहे हैं, ये सब इस तरीके का, इनको हाइफा बोलते हैं। देखिए लिखा भी है हाइफा, ठीक है। इन फिलामेंट्स को हाइफा बोलते हैं, और जो हाइफा का ग्रुप होता है, ये पूरा जो ग्रुप आपको हाइफा का दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। इसको माइसीलियम बोलते हैं। तो ये दो टर्म अपने माइंड में रखिएगा कि जो फंगस की प्लांट बॉडी होती है वो माइसीलियम होती है। क्या बोलते हैं उसको? माइसीलियम, ठीक है। और ये माइसीलियम कैसा? थाइलॉइड है। यानी आपको यहाँ कहीं पर भी बेटा ना तो रूट दिख रही है, ना ही लीफ दिख रहा है, ना ही स्टेम दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ये ऐसी एक प्लांट बॉडी आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। और माइसीलियम किससे मिलकर बना होता है? ये छोटे छोटे जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, इन्हीं को हाइफा बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये डिफ्रेंशिएट आप कर भी चुके होंगे, आसानी से समझ गए होंगे कि माइसीलियम क्या है और हाइफा क्या है। अब दूसरी बात देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये जो आपको हाइफा दिख रहे हैं बेटा, ये दो टाइप के होते हैं हाइफा। एक हाइफा आपको ये दिख रहा है और एक हाइफा आपको ये दिख रहा है। जिन हाइफा में ये लेडर्स बने हैं, जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती, ऐसे सीढ़ी होती है, इसमें ये ऐसे ऐसे बने रहते हैं, ऐसे देखिए हाइफा में ये लेडर्स बने हैं ये। तो अगर हाइफा में ये लेडर्स, इनको सेप्टा बोलते हैं, अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो ऐसे हाइफा को हम लोग सेप्टेट हाइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखिए नोट भी किया है, सेप्टेट हाइफा। ओके, सेप्टेट हाइफा। और अगर हाइफा में ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, इसमें देखिए कहीं पर भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, कहीं पर भी नहीं है, तो ऐसे हाइफा को बोलते हैं असेप्टेट हाइफा। ठीक है, यहाँ पर ए लगा दीजिए, एसेप्टेट हाइफा, बस। तो ये दो टाइप के आपके हाइफा हो गए, एक हो गया सेप्टेट हाइफा पहला, और दूसरा हो गया आपका
एसेप्टेट हाइफा। ठीक है, सिंपल सा समझ गए होंगे कि जिन हाइफा में सेप्टा होगा दैट इज कॉल्ड सेप्टेट हाइफा, और जिनमें हाइफा नहीं होगा दैट इज कॉल्ड असेप्टेट हाइफा। ओके, इसके बाद बेटा अगला चीज देखिए, आपको ऊपर वाला जो माइसीलियम नजर आ रहा है ये वाला, इसमें देखिए हर हाइफा के बीच में ये जो आपको दिख रही है ये न्यूक्लियस है सब में। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस है, लेकिन इनमें भी न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं जिनमें सेप्टा नहीं है। तो अगर एक हाइफा में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, मोर देन वन न्यूक्लियस, जिसको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं, तो उसी को बोला जाता है सीनोसिटिक हाइफा। ये पूछा भी गया है कि व्हाट डू मीन अबाउट द सीनोसिटिक, तो सीनोसिटिक का मतलब हो गया एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, सॉरी। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम में। ठीक है, वीडियो को दोबारा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको चीज़ें माइन्यूटली समझ में आ जाएंगी। और ये मैंने सारे पॉइंट्स भी दे रखे हैं, एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन भी कर दे रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर वाला पॉइंट इसमें लिखा कि इनकी प्लांट बॉडी में अनेक प्रकार के छोटे छोटे फिलामेंटस स्ट्रक्चर से बनी होती है जिन्हें हाइफा कहते हैं, और हाइफा के समूह को माइसीलियम या कवक जाल कहते हैं। और ये एक यूनिसेलुलर, जैसे जो फंगस है ये आप ध्यान रखिएगा, तो फंगस जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, तथा कुछ फंगस मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया ईस्ट और पेनिसिलियम, और आपके सिलेबस में तो बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आगे जब एक एक करके मैं डिटेल में, जब अगला वीडियो आएगा तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होगा, उसके बाद फिर एक एक फंगस के बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनके हाइफा में यदि सेप्टा प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर डायग्राम में आपको क्लियर किया, तो ऐसे सेप्टा को, सॉरी ऐसे हाइफा को सेप्टेट हाइफा कहते हैं, मतलब अगर ऐसे करके ऐसे प्रेजेंट हो। ठीक है, और अगर बेटा सेप्टा नहीं है, प्लेन हाइफा है, तो उसको, ठीक है, एसेप्टेट हाइफा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ऐसे हाइफा को सेप्टेट हाइफा कहते हैं, और यदि सेप्टा नहीं पाया जाता है तो ऐसे हाइफा को एसेप्टेट, तो एसेप्टेट हाइफा ये हो गया, सेप्टेट आपका ये हो गया। ओके, देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम समय में आप लोगों को पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर कर सकूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ और इस पॉइंट दिए गए इस डायग्राम में, ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। इसके अंदर जो हाइफा के अंदर फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैं बता चुका था, न्यूक्लियाई का मतलब होता है एक से ज़्यादा, हाइफा भी दिख रहे हैं। तो ये ऊपर वाला डायग्राम है ये एसेप्टेट का हाइफा, जो नीचे वाला डायग्राम वो सेप्टेट हाइफा का। तो देखिए दो तरीके के मैंने डायग्राम भी आपको दे दिए, आप जब बनाइएगा एग्जाम में तो दोनों डायग्राम आप बना दीजिएगा, एक सेप्टेट का एक एसेप्टेट का, तो डायग्राम से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद कुछ और पॉइंट है बेटा, फंजाई एक यूकैरियोटिक सेल होती है, सेल के अंदर सभी सेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर आप यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने क्लियर बताया कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और प्रोकैरियोटिक। फंजाई की सेल वॉल बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन की बनी होती है। कई बार एग्जाम में और कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया कि फंजाई की जो सेल वॉल है किस सब्सटेंस की बनी होती है, तो दैट इज मेड बाय द काइटिन। ओके, देन आफ्टर इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है, वो ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर होता है। इसकी सेल में जो रिजर्व फूड मटेरियल है ना वो बेटा ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले हाइफा मैंने आपको पहले बताया, यूनिन्यूक्लिएट यानी हाइफा ऐसे हो एक हो गया, और मल्टी न्यूक्लिएट यानी प्लेन हाइफा है कई न्यूक्लियस होंगे। तो इस तरीके का हाइफा यूनिन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट, और मल्टी न्यूक्लिएट को सीनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे मल्टी न्यूक्लिएट को सीनोसिटिक कंडीशन कहा जाता है। तो बेटा ये मैंने आज फर्स्ट जो क्लास थी फंजाई से रिलेटेड, वो मैंने इसमें करेक्टर के बारे में आपको डिफाइन कर दिया। आप इन्हीं करेक्टर को लर्न कर लीजिएगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें फंजाई का क्लासिफिकेशन, और आपके सिलेबस में जितने भी फंजाई होंगे, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट के बॉटनी से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं तो उनको मैं कवर अप कर दूंगा। इट्स ओके कि इधर थोड़ा सा शेड्यूल बेटा बिजी रहा, थोड़ी सी हेल्थ इशू भी रही तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ, इसके लिए सॉरी।
तो टाइम टू टाइम अब वीडियो आपके आते रहेंगे और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कराइए, क्योंकि मतलब उससे थोड़ा-सा, जैसे यूट्यूबर्स कहते हैं ना, मोटिवेट होते हैं, तो थोड़ा-सा मुझे भी ठीक लगेगा, क्योंकि इधर जो सब्सक्रिप्शन का जो रेट है वो डाउन हो गया, मैं शायद वीडियो डाल भी नहीं पाया हूँ। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, पूरा कवर कर रहा हूँ 9 से लगा के बीएससी तक और नीट का भी, ठीक है? पूरा बायोलॉजी में आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप बायोलॉजी की कोई प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको इस पर टाइम टू टाइम अपडेट मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।